दोस्त इसको याद रखेंगे। पहला नियम है हमारा अकुह विसर्जनीयानम कंठ। जी हाँ, अकुह विसर्जनीयानम कंठ। अब ये क्या है, तो आइए इसको विस्तार में हम लोग समझते हैं। अकुह, देखिए अ में दो, अ से हमारा दो अर्थ निकलेगा, एक होता है अ और एक होता है आ। अब देखिए मित्रों, कु है यहाँ पर, तो कु का मतलब क्या होता है, हम आप लोग को बताए हैं कि अगर कु नियम में आता है तो कु का मतलब हमें क्या समझना है, तो क वर्ग समझना है। तो कु के स्थान पर मैंने क वर्ग लिख दिए। अब क वर्ग का अर्थ क्या होता है, तो क वर्ग का अर्थ होता है क ख ग घ अंग। तो अ और आ हो गया, कु का मतलब कवर हो गया, कवर का मतलब क ख ग घ अंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर ह है तो यहाँ ह हो जाएगा हमारा, तो अ कु ह। विसर्ज नियानम, तो विसर्ज नियानम या विसर्ग का साउंड है, विसर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग। नियानम, नियानम का मतलब होता है नियम, तो इसे हमें नहीं लिखना है, इसे डिलीट कर देना है। नियानम का मतलब नियम। तो और क्या है, कंठ, तो कंठ यानी कंठ। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ से होता है। तो मैंने क्या समझा, अ आ क वर्ग यानी क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ से होता है। अब यहीं पर आप लोग को पूछ दिया जाए कि ह का उच्चारण कहां से होता है, तो आप क्या बताएंगे, कंठ से। अगर कोई पूछे कि क का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ से। ग का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ से। अ का उच्चारण कहां से, कंठ। कहने का मतलब यह है कि इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ से होता है। तो इस प्रकार से पहला नियम हमारा समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आसानी पूर्वक हम लोग याद रखेंगे। अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो बस हिंदी को याद रखना है कि अ आ का उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ में से कोई वर्ण आपसे पूछा जाए तो उसका उच्चारण कंठ से होगा। ह का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण कंठ, तो कंठ से इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है। इतनी बात आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं अगले नियम की ओर। अगले नियम है इचु यशानम तालु। जी हाँ, इचु यशानम तालु। अब इसको समझते हैं। ई में दो होता है, ई हमारा दो होता है, एक हर्ष ई होता है, एक दीर्घ ई होता है। जी हाँ, एक हर्ष ई और एक होता है हमारा दीर्घ ई। चू, चू का मतलब क्या होता है, तो जहां चू आए तो चू में च का साउंड है, तो च से हो जाएगा हमारा च वर्ग। और च वर्ग का मतलब क्या होता है, तो च छ झ झ इय। अब यह है तो यहाँ यह हो जाएगा, तलावी श है तो तलावी श हो गया, तो इचु यशानम। अब देखिए दोस्तों, नम आ गया, नम, तो नम का मतलब क्या होता है, तो नियम। तो इसे हमें नहीं लिखना, इसे डिलीट कर देना है। बस हमें इतना याद रखना है, ई में दो आया, एक हर्ष ई और एक दीर्घ ई। चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग का मतलब क्या हो गया, च छ झ झ इय। और य का मतलब यह हो गया, तलाविश है तो तलाविश हो गया। नम को नहीं लिखना है, नम का अर्थ होता है नियम। तालु अर्थात तालु हो गया। तो कहने का मतलब यह है, इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, तो तालु से होता है। अब यही आपसे पूछा जाए कि च का उच्चारण कहां से होता है, तो च का उच्चारण हमारा तालु से होता है। छ का उच्चारण कहां से होता है, तो तालु से होता है। तो च वर्ग, अगर च वर्ग के उच्चारण की बात करें तो च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो तालु से होता है। और क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ से होता है। अगर पूछा जाए तलावी श का उच्चारण कहां से होता है, तो तलावी श का उच्चारण तालु से होता है। अगला नियम है हमारा ऋतु रसानम मूर्धा। ऋतु रसानम मूर्धा। अब देखिए, री है तो यहाँ री हो गया। टू का मतलब होता है ट वर्ग, तो यहाँ पर ट वर्ग हो गया। ट वर्ग का अर्थ होता है ट ठ ड ढ ट्वर्गिण, तो यहाँ ट ठ ड ढ ट्वर्गिण हो गया। र है तो यहाँ र हो गया, मूर्धन्य श है तो मूर्धन्य श। तो ऋतु रसानम, तो नम नहीं लिखा जाता है, नम को नम का मतलब होता है नियम। मूर्धा है तो मूर्धा हो गया। पुनः समझते हैं, री है तो री हो गया, री टू का मतलब ट वर्ग होता है, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ न, यानी ट वर्ग का उच्चारण कहां से हो जाएगा, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, र का उच्चारण भी मूर्धा से, यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होगा, तो मूर्धा से होगा। तो इसी प्रकार से हमें याद रखना है। तो अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी केवल आप याद रख सकते हैं। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, च वर्ग का उच्चारण तालु से, क वर्ग का उच्चारण कंठ से। ऋतु लसानम दंत, ऋतु लसानम दंत। जी हाँ, री है तो री हो गया, तू का मतलब त वर्ग, तो यहाँ त वर्ग हो गया। त वर्ग का अर्थ होता है तथ द धन, तो तथ द धन मैंने लिख लिए। अब ऋतु लशानम, ल है तो यहाँ ल हो गया, दंतिश है तो दंतिश, नम को डिलीट कर देना है, बराबर दंत है तो यहाँ दंत, दंत अर्थात दांत, यानी ल का उच्चारण कहां से होता है, तो दंत से होता है। तथा दधा में कोई सा वर्ण आपसे पूछा जाए तो उसका उच्चारण दंत से होगा। ल का उच्चारण दंत से, दंतिश का उच्चारण दंत से, यानी सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, तो दंत से होता है। उपु पद मान यानम उष्ठ, अर्थात उ का मतलब एक हर्ष हो गया, एक दीर्घ हो गया। पद यानी उपु, पद मान यानम, पद मान यानम में प वर्ग का उपु, तो उपु में हो गया उ और उ, यानी एक हर्ष हुई एक दीर्घ हो गया। पु का मतलब हो गया प वर्ग, और प वर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म। अब पद मान यानम, यानम को यहाँ डिलीट कर देना है। अब ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होता है, ओठ, यानी उ जब बोलते हैं ना तो उ का उच्चारण कहां से होता है, तो ओठ से होता है। प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण कहां से होगा, ओठ, यानी प जब आप प बोलते हैं, फ बोलते हैं तो ये दोनों ओठ जो होता है एक दूसरे से टकराता है ना, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, ओठ। तो प वर्ग का उच्चारण कहां से होगा, ओठ से होगा। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे उच्चारण स्थान